आज हम लोग पाठ्य पुस्तक की रचना पहलवान की ढोलक, जिसके रचनाकार फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं, उस रचना को समझने का प्रयास करेंगे। उस समझने के क्रम में हम लोग 6 बिंदुओं पर ध्यान देंगे, जिसमें पहला बिंदु होगा रेणु जी का संक्षिप्त जीवन परिचय, दूसरा बिंदु होगा पाठ का परिचय, तीसरा बिंदु पाठ का सारांश और चौथा बिंदु होगा कहानी के किस किस मोड़ पर लुप्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए, जो कि कुल 6 बिंदुओं पर हम लोग देखेंगे उन परिवर्तनों को। और 5वां बिंदु होगा पाठ के आधार पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि लुप्टन सिंह ढोल को अपना गुरु क्यों मानता था। एवं 6वां एवं अंतिम बिंदु होगा लुप्टन पहलवान के चारित्रिक विशेषताओं को, उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। आइए आगे बढ़ते हुए फणीश्वरनाथ रेणु जी के संक्षिप्त परिचय को देखते हैं। भारतीय ग्राम्य जीवन को अपने परिपार्श्व की पूर्णता में चित्रित करने वाले आंचलिक कथा के सलाका पुरुष फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 ईस्वी को बिहार के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना नामक गांव में हुआ था। रेणु की प्रारंभिक शिक्षा फारबिसगंज के ली अकादमी स्कूल से शुरू हुई। इनका परिवार मध्यवर्गीय किसान के संस्कारों का परिवार था। फारबिसगंज के अतिरिक्त नेपाल व काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। 1942 ईस्वी में यह जन आंदोलन में कूद गए तथा 3 वर्ष तक नजरबंद रहे। किसान आंदोलन का नेतृत्व करते हुए सामंती शोषण के शिकार नेपाल के मजदूरों के बीच भी कार्य किया। सन 1950 ईस्वी में नेपाल के मुक्ति आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1946 ईस्वी के आसपास इनकी लिखी कुछ कहानियां कलकत्ते से प्रकाशित होने वाली पत्रिका विश्वामित्र में प्रकाशित हुई और यहीं से यह राजनीति के स्थान पर साहित्य सृजन की ओर उन्मुख हुए। सन 1950 ईस्वी में यह टीबी रोग से ग्रसित हुए, परंतु शीघ्र ही स्वस्थ होकर श्रीमती लतिका रेणु के साथ परिणय सूत्र में आबद्ध हुए और पटना आकर अस्थायी रूप से निवास करते हुए साहित्य साधना में लग गए। इनकी पूर्व पत्नी व बच्चे गांव में खेती बाड़ी संभालने लग गए। सन 1954 ईस्वी में इनका महत्वपूर्ण उपन्यास मैला आंचल प्रकाशित हुआ और इसके साथ ही यह हिंदी के शीर्ष रचनाकारों की पंक्ति में प्रतिष्ठित हो गए। नई कहानी के दौर में इनकी महत्वपूर्ण कहानी मारे गए गुलफाम प्रकाशित हुई, जिस पर फिल्मकार शैलेंद्र ने चर्चित फिल्म तीसरी कसम का निर्माण किया। जीवन की संध्या बेला में पुनः राजनीतिक आंदोलनों से जुड़ा रहा तथा जेपी के साथ पुलिस दमन के शिकार हुए। वह जेल भी गए। सत्ता के दमन चक्र के विरोध में पद्मश्री सम्मान भी लौटा दिया गया। सन 1976-77 ईस्वी में गंभीर रूप से बीमार पड़ने के पश्चात अंततः 14 अप्रैल 1977 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। व्यक्ति और कृतिकार दोनों ही रूप में अप्रतिम फणीश्वरनाथ रेणु ने कथा साहित्य के अतिरिक्त संस्मरण, रेखा चित्र और रिपोर्टाज आदि विधाओं में भी लिखा। इनकी साहित्यिक कृतियों को हम लोग इस प्रकार देख सकते हैं। आइए प्रथमतः उपन्यास देखें। मैला आंचल, परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस। कहानी संग्रह को देखें। ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप, संपूर्ण कहानियां, अच्छे आदमी, प्रतिनिधि कहानियां। इनके रिपोर्टाज हैं ऋणजल, धनजल, नेपाली क्रांति कथा और संस्मरण है इनके वन तुलसी
की गंध श्रुत अश्रुत पूर्व। क्रम को आगे बढ़ाते हैं और ये जो कहानी है पहलवान की ढोलक, इसके परिचय से परिचित होने का प्रयास करते हैं। आइए, फणीश्वरनाथ रेणु की प्रतिनिधि कहानियों में पहलवान की ढोलक भी शामिल है। यह कहानी कथाकार रेणु की समस्त विशेषताओं को एक साथ अभिव्यक्त करती है। रेणु की लेखनी में अपने गांव, अंचल एवं संस्कृति को सजीव करने की अद्भुत क्षमता है। ऐसा लगता है मानो हर एक पात्र वास्तविक जीवन ही जी रहा हो। पात्रों एवं परिवेश का इतना सच्चा चित्रण अत्यंत दुर्लभ है। रेणु ऐसे गिने चुने कथाकारों में से हैं जिन्होंने गद्य में भी संगीत पैदा कर दिया है। अन्यथा ढोलक की उठती गिरती आवाज और पहलवान के क्रियाकलापों का ऐसा सामंजस्य दुर्लभ है। इन विशेषताओं के साथ रेणु की यह कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। राजा साहब की जगह नए राजकुमार का आकर जम जाना सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि जमीनी पुरानी व्यवस्था के पूरी तरह पलट जाने और उस पर सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था के आरोपित हो जाने का प्रतीक है। यह भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है, जो लुट्टन पहलवान को लोक कलाकार के आसन से उठाकर पेट भरने के लिए हाय तौबा करने वाली निरीहता की भूमि पर पटक देती है। ऐसी स्थिति में गांव की गरीबी पहलवानी जैसे शौक को क्या पालती। फिर भी पहलवान जीवट ढोल के बोल में अपने आप को न सिर्फ जिलाए रखता है, बल्कि भूख व महामारी से दम तोड़ रहे गांव को मौत से लड़ने की ताकत भी देते रहता है। कहानी के अंत में भूख महामारी की शक्ल में आए मौत के षड्यंत्र जब अजय लुट्टन की भरी पूरी पहलवानी को फटे ढोल की पोल में बदल देते हैं, तो इस कारण त्रासदी में लुट्टन हमारे सामने कई सवाल छोड़ जाता है। वह पोल पुरानी व्यवस्था की है या नई व्यवस्था की? क्या कला की प्रासंगिकता व्यवस्था की मुखापेक्षी है अथवा उसका कोई स्वतंत्र मूल्य भी है? मनुष्यता की साधना और जीवन सौंदर्य के लिए लोक कलाओं को प्रासंगिक बनाए रखने हेतु हमारी क्या भूमिका हो सकती है? निश्चय ही यह पाठ हमारे मन में कई ऐसे प्रश्न छोड़ जाता है। क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं और आज के विचारणीय बिंदु का तीसरा बिंदु पाठ का सारांश, उसे समझने का प्रयास करते हैं। गांव में हैजा और मलेरिया बुरी तरह फैला हुआ था। रात का अंधकार और भयानक सन्नाटा। आकाश में तारे चमक रहे थे। इसके अतिरिक्त प्रकाश का नाम नहीं था, क्योंकि रात्रि अमावस्या की थी। जंगल से गीदड़ व उल्लुओं की डरावनी आवाज वातावरण की निस्तब्धता को यदा कदा भंग कर देती थी। झोपड़ियों में पड़े मरीज हरे राम हे भगवान की टेर लगा रहे थे। बच्चों के निर्बल कंठों से माँ माँ की चित्कार के साथ रोने की आवाजें आ रही थी। कुत्ते जाड़े के कारण राख की ढेरी पर शरीर को सिकोड़ कर पड़े थे। जब वे रोते थे तो वातावरण में दहशत फैल जाती थी। रात्रि के इस भयावह वातावरण में भी लुट्टन पहलवान की ढोलक निरंतर बजती रहती थी। दिन हो या रात, ढोलक की आवाज चट धा गिड़ धा चट धा गिड़ धा, अर्थात आजा भिड़ जा
आजा बीच बीच में चटाक चट धा चटाक चट धा, यानी उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। यह आवाज मृतक जैसे गांव में संजीवनी शक्ति भरती थी। जिले भर के लोग लुट्टन पहलवान के नाम से परिचित थे। लुट्टन की शादी बचपन में ही हो गई थी। जब वह 9 वर्ष का था तब माता पिता की मृत्यु हो गई, अतः उसका लालन पालन उसकी सास ने किया। बचपन में वह गाय चराता, धारोष्ण दूध पीता और कसरत किया करता था। गांव वालों से सास को मिली तकलीफों का बदला लेने की आकांक्षा ने उसे पहलवान बना दिया। अब वह कुश्ती लड़ने लगा था। एक बार लुट्टन श्यामनगर में होने वाले कुश्ती के दंगल को देखने गया। दंगल में पंजाब से अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ चांद सिंह नाम का पहलवान भी आया था। उसने अपनी उम्र के सभी पहलवानों को पछाड़कर शेर के बच्चे की उपाधि प्राप्त की थी। चांद सिंह से भिड़ने की हिम्मत किसी पहलवान की न थी। वह अजीब किलकारी भरता हुआ अखाड़े में लंगोट घुमाकर अपने अपराजित होने की घोषणा करता था। श्यामनगर के राजा चांद सिंह को अपने दरबार में रखने की सोच ही रहे थे कि लुट्टन ने चांद सिंह को चुनौती दे दी। दर्शकों ने लुट्टन को पागल समझा। कुश्ती प्रारंभ होते ही चांद सिंह बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। राजा साहब ने कुश्ती रुकवाकर लुट्टन को समझाया और कुश्ती से हटने को कहा, किंतु लुट्टन ने राजा से लड़ने की इजाजत मांगी। लुट्टन को मैनेजर से लेकर सिपाहियों तक ने समझाया, किंतु लुट्टन ने राजा से कहा, सरकार यदि आपकी आज्ञा न मिली तो मैं पत्थर पर सिर मारकर मर जाऊंगा। भीड़ में अधीरता थी। पंजाबी पहलवानों का समूह लुट्टन को गाली दे रहा था। चांद सिंह खड़ा मुस्कुरा रहा था। कुछ लोग लुट्टन को लड़ने की अनुमति देना चाहते थे। विवश राजा साहब ने अनुमति दे दी। बाजे बजने लगे, किंतु लुट्टन का ढोल भी अपनी धुन में बज रहा था। चांद सिंह ने लुट्टन को कसकर दबा लिया था। वह गर्दन पर कोहनी डालकर चित्त करने की कोशिश कर रहा था। दर्शक वह चांद सिंह का गुरु बादल सिंह चांद सिंह को उत्साहित कर रहे थे। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी, छाती फटने को हो रही थी। उसके साथ केवल ढोल की आवाज थी, जिसकी ताल पर वह अपनी शक्ति, हिम्मत व दाव पेच की परीक्षा ले रहा था। ढोल के धाक दिना दिन तिरकट तिना की आवाज दोहराई, जिसका अर्थ लुट्टन ने लगाया, दाव काट बाहर हो जा। और लुट्टन ने नीचे से निकलकर चांद सिंह की गर्दन कब्जा ली। ढोल ने चटाक था अर्थात उठा पटक दे कहा कि लुट्टन ने चांद सिंह को जमीन पर दे मारा। ढोलक ने धीना धीना धिक धीना की आवाज निकाली कि चांद सिंह को लुट्टन ने चारों खाने चित्त कर दिया। ढोलक ने धा गिड गिड वाह बहादुर की ध्वनि की तो जनता ने मां दुर्गा की, महावीर जी की, राजा श्यामनंद की जय जयकार कर दी। लुट्टन ने श्रद्धा पूर्वक ढोल को प्रणाम किया और राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब ने लुट्टन को शाबाशी दी और लुट्टन को सदा के लिए अपने दरबार में रख लिया। पंजाबी पहलवान चांद सिंह के आंसू पोंछ रहे थे और दूसरी ओर राज पंडित व क्षत्रिय मैनेजर दबी जबान से उसकी नियुक्ति का विरोध कर रहे थे। उनका तर्क था कि लुट्टन क्षत्रिय नहीं है।
राजा ने तर्कों को खारिज कर दिया और लुट्टन के लिए सारी व्यवस्था कर दी। लुट्टन ने भी कुछ ही दिनों में सभी पहलवानों को आसमान दिखा दिया, जिनमें काला खां नाम का प्रसिद्ध पहलवान भी था। क्षेत्र के सभी पहलवान लुट्टन से हार चुके थे, अतः अब लुट्टन दर्शनीय जीव बन गया था। वह मेलों में घुटने तक लंबा चोंगा पहने, अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह घूमता चलता था। हलवाई के आग्रह पर वह 2 सेर रसगुल्ले खा जाता था। 8-10 पान एक बार में ही मुंह में रख लेता था। वह बच्चों जैसे शौक करता, यथा आंखों पर रंगीन अबरक का चश्मा, हाथ में खिलौने को नचाता, मुख में पीतल की सीटी बजाता, हंसता हुआ लौटता। दंगल में उससे कोई लड़ने की हिम्मत नहीं करता था। यदि कोई लड़ना चाहता तो राजा साहब अनुमति नहीं देते थे। इस प्रकार 15 वर्ष बीत गए। उधर पहलवान की सास व पत्नी दोनों मर चुकी थी। लुट्टन के 2 पुत्र थे, दोनों ही पहलवान। लड़कों को देखकर लोग कहते, वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे। तीनों का भरण पोषण दरबार से हो रहा था। लुट्टन ने लड़कों से कहा, मेरा गुरु कोई आदमी नहीं, ढोल है, अतः अखाड़े में उतरने से पहले ढोल को प्रणाम करना। उसने लड़कों को पहलवानी के सब गुर सिखा दिए। अचानक राजा का स्वर्गवास हो गया और नए राजकुमार ने विलायत से लौटकर राजकाज अपने हाथ में ले लिया। राजकुमार ने प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने की दृष्टि से तीनों पहलवानों की छुट्टी कर दी। अतः तीनों बाप बेटे ढोल कंधे पर रखकर अपने गांव लौट आए। गांव वाले किसानों ने इनके लिए एक झोपड़ी डाल दी, जहां ये गांव के नौजवानों व ग्वालों को कुश्ती सिखाने लगे। खाने पीने के खर्च की जिम्मेदारी गांव वालों ने ली थी, किंतु गांव वालों की व्यवस्था भी ज्यादा दिन न चल सकी। अतः अब लुट्टन के पास सिखाने के लिए अपने दोनों पुत्र ही थे। गांव पर भयानक संकट आया। पहले सूखा पड़ा, जिससे अन्न की कमी हुई, और फिर मलेरिया और हैजे का आक्रमण हुआ। गांव में घर के घर खाली हो गए। प्रतिदिन 2-3 मौत होने लगी। लोग एक दूसरे को ढाढ़स बंधाते। सूर्यास्त होते ही वे घरों में घुस जाते, सब चुप रहते। ऐसे में केवल पहलवान की ढोलक ही बजती थी। गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में ढोलक की आवाज संजीवनी शक्ति बढ़ती थी। ऐसी स्थिति में एक दिन पहलवान के दोनों बेटे भी चल बसे। एक लंबी सांस लेकर लुट्टन ने कहा, दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन लुट्टन ने राजा साहब द्वारा दी गई रेशमी जंगियां पहनी, शरीर में मिट्टी मलकर कसरत की और फिर दोनों पुत्रों को कंधे पर लादकर नदी में बहाया। इस घटना से गांव वालों की भी हिम्मत टूट गई। 4-5 दिन बाद जब एक दिन रात को ढोलक नहीं बोली, तब प्रातः जाकर शिष्यों ने देखा कि पहलवान की लाश चित्त पड़ी है। शिष्यों ने बताया कि उनके गुरु ने इच्छा प्रकट की थी कि उनके शरीर को चिता पर पेट के बल लिटाया जाए, चित्त नहीं। उनकी चिता को आग देते समय ढोल अवश्य बजाया जाए। क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं और आज के विचारणीय बिंदु का चौथा बिंदु, कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए। कहानी में अनेक मोड़ ऐसे हैं जहां पर लुट्टन के जीवन में
परिवर्तन आते हैं। मुख्य रूप से हम लोग वो 6 बिंदुओं को देखेंगे जहां पर लुप्टन के जीवन में परिवर्तन आता है। पहला बिंदु है, बचपन में 9 वर्ष की आयु में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई और उसका पालन पोषण उसकी विधवा सास ने किया। सास पर हुए अत्याचारों को देखकर बदला लेने के लिए वह पहलवानी करने लगा। दूसरा बिंदु है, किशोरावस्था में उसने श्यामनगर दंगल में चांद सिंह नामक पहलवान को हराया तथा राज पहलवान का दर्जा हासिल किया। उसने काला खां जैसे प्रसिद्ध पहलवानों को जमीन सुंघा दी तथा अजय पहलवान बन गया। तीसरा बिंदु है, वह 15 वर्ष तक राज दरबार में रहा। उसने अपने दोनों बेटों को भी पहलवानी सिखाई। राजा साहब के अचानक स्वर्गवास के बाद नए राजा ने उसे दरबार से हटा दिया। वह गांव लौट आया। और चौथा बिंदु है, गांव आकर उसने गांव के बाहर अपना अखाड़ा बनाया तथा ग्रामीण युवकों को कुश्ती सिखाने लगा। पांचवा बिंदु, अकस्मात सूखा व महामारी से गांव में हाहाकार मच गया। उसके दोनों बेटे भी इस महामारी की चपेट में आ गए। वह उन्हें कंधे पर लादकर नदी में बहा आया। एवं छठवां एवं अंतिम बिंदु है, पुत्रों की मृत्यु के बाद वह कुछ दिन अकेला रहा और अंत में चल बसा। क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं और आज के विचारणीय बिंदु का 5वां बिंदु, पाठ के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे कि लुप्टन सिंह ढोल को अपना गुरु क्यों मानता था। पहलवान ने ढोल को अपना गुरु माना और एकलव्य की भांति हमेशा उसी की आज्ञा का अनुसरण करता रहा। ढोल को ही उसने अपने बेटों का गुरु बनाकर शिक्षा दी कि सदा इसको मान देना। ढोल लेकर ही वह राज दरबार से रुखसत हुआ। ढोल बजा बजा कर ही उसने अपने अखाड़े में बच्चों लड़कों को शिक्षा दी, कुश्ती के गुर सिखाए। ढोल से ही उसने गांव वालों को भीषण दुख में भी संजीवनी शक्ति प्रदान की थी। ढोल के सहारे ही बेटों की मृत्यु का दुख 5 दिन तक दिलेरी से सहन किया और अंत में वह भी मर गया। यह सब देखकर लगता है कि उसका ढोल उसके जीवन का संबल जीवन साथी ही था। क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं और आज के विचारणीय बिंदु का अंतिम बिंदु, लुप्टन पहलवान के चारित्रिक विशेषताओं को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, जिसको हम लोग मुख्य रूप से 4 बिंदुओं पर ध्यान देंगे, समझने का कोशिश करेंगे। पहला बिंदु होगा लुप्टन का व्यक्तित्व, दूसरा लुप्टन का भाग्यहीन होना, तीसरा लुप्टन साहसी था और चौथा लुप्टन संवेदनशील था। पहला बिंदु लुप्टन का व्यक्तित्व। लुप्टन सिंह लंबा चौड़ा व ताकतवर व्यक्ति था। वह लंबा चोंगा पहनता था तथा अस्त व्यस्त पगड़ी बांधता था। वह इकलौती एवं अनाथ संतान था, अतः उसका पालन पोषण उसकी विधवा सास ने किया था। लुप्टन भाग्यहीन था। लुप्टन का भाग्य शुरू से ही खराब था। बचपन में माता पिता गुजर गए, पत्नी युवावस्था में ही चल बसी थी, उसके दोनों लड़के महामारी की भेंट चढ़ गए। इस प्रकार वह सदैव पीड़ित रहा। लुप्टन साहसी था। उसने अपने साहस के बल पर चांद सिंह जैसे पहलवान को चुनौती दी तथा उसे हराया। उसने काला खां जैसे पहलवान को भी चित्त कर दिया। महामारी में भी वह सारी रात ढोल
बजाता था। अंतिम बिंदु उसके चरित्र का, लुट्टन का संवेदनशील होना। लुट्टन में संवेदना थी, वह अपनी सास पर हुए अत्याचारों को सहन नहीं कर सका और पहलवान बन गया। गांव में महामारी के समय निराशा का माहौल था, ऐसे में वह रात में ढोल बजाकर लोगों में जीने के प्रति उत्साह पैदा करता था। आज हम लोगों ने पाठ्य पुस्तक की कहानी पहलवान की ढोलक, फणीश्वर नाथ रेणु जिसके रचनाकार हैं, उस कहानी को समझने का प्रयास किया। मैं आप लोगों का ध्यान स्क्रीन की तरफ आकृष्ट करना चाहूंगा। आप ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पर। उस पर लेखक का संक्षिप्त जीवन परिचय स्मृति संकेत के रूप में, पाठ का शब्दार्थ एवं अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर और लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर आ रहा होगा, जिसका लाभ आप सभी उठाएंगे। और आज के लिए बस इतना ही।